नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं 5 की बात। ईरान ने पाकिस्तान की सरहद के अंदर दक्षिण पश्चिमी इलाके में बलूचिस्तान पे मिसाइल और ड्रोन से सर्जिकल स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान भड़क उठा और उसने ईरान से अपना राजदूत वापस बुला लिया है। ईरान ने कहा है कि यह आतंकी गुट जैशे अदल पर हमला किया गया है। जैशे अदल सुन्नी आतंकी गुट है। 2012 से पाकिस्तान में मजबूत मौजूदगी इसकी है। इस वक्त ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने ईरान से कहा है कि उसने अपने राजदूत को वापस बुलाया है। पाकिस्तान ईरान से अपना राजदूत वापस बुला लिया है और ईरान के पाकिस्तान सीमा में हमले के बाद ये फैसला लिया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। पहले कादम्बिनी के पास चलते हैं। पाकिस्तान ने ईरान की उच्च स्तरीय यात्रा भी रोकी है। आपको बता दें कि इसके पहले डावोस में ईरान और पाकिस्तान के मंत्रियों की मुलाकात भी हुई है, लेकिन अब जो ये हमला हुआ है उसके बाद ये ताज़ा जानकारी है कि दोनों देशों के बीच में जो एक डिप्लोमेटिक संबंध हैं उस पर भी असर पड़ रहा है। कादम्बिनी, यहाँ पर सबसे पहले तो जो ताज़ा खबर आई है उसका अपडेट कि अब पाकिस्तान ने वापस बुला लिया अपने राजदूत को। ईरान की तरफ से भी कुछ रिटेलिएशन हो सकता है। जो सर्जिकल स्ट्राइक देखी गई उससे इन दोनों देशों के बीच में तमाम ऊंच नीच के बावजूद एक डिप्लोमेटिक रिश्ता बना हुआ था, उस पर असर पड़ेगा। डिप्लोमेटिक रिश्ता बना हुआ था, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन थे, क्योंकि जिस तरह के हमले जो है जैश उल अदल करता रहा है वो अभी से नहीं बल्कि 2012 से वो करता रहा है, जब से उसका फाउंडेशन हुआ है। लेकिन ईरान ने जब चेताया था पाकिस्तान को 2019 के एक बड़े हमले के बाद, कहा था कि अगर पाकिस्तान ने इनको कंट्रोल नहीं किया तो उसे खुद कदम उठाना पड़ेगा। और अब 15 दिसंबर के हमले के बाद, जिसमें 11 पुलिस वाले ईरान के मारे गए थे, अब लगता है कि उन्होंने वही कदम उठाया है और यहाँ पर बलूचिस्तान में पाकिस्तान में 2 ठिकानों पर उन्होंने मिसाइल से और ड्रोन से हमले किए और उनका कहना था कि ये जो हमला है वो आतंकी ठिकानों पर। लेकिन पाकिस्तान ने साफ तौर पर इस पर सख्त एतराज़ जताया और अब जो बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, उन्होंने राजनयिक स्तर पर ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो एक एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपने राजदूत को ईरान से वापस बुला रहे हैं। ईरान के जो राजदूत इस्लामाबाद में थे वो अभी फ़िलहाल तेहरान में हैं। कहा है कि उनको वापस आने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हाई लेवल विजिट्स दोनों देशों के बीच हो रहे थे, जो भी अंडरस्टैंडिंग थी, वो भी अब नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर भारत के बाद अब ईरान दूसरा ऐसा देश है जहां से कोई भी राजनयिक रिश्ता फिलहाल पाकिस्तान का नहीं है। तो ये एक अहम कदम, सख्त कदम पाकिस्तान के मुताबिक उसने उठाया है तेहरान के खिलाफ। जी कादम्बिनी, दोनों देशों के जो रिश्ता या दोनों देशों में जो टकराव है ईरान और पाकिस्तान में, वो उनके अपने अपने जो उनके अलायंसेस हैं उसके मद्देनज़र भी देखा जाएगा और साथ साथ ये एक शिया सुन्नी टकराव, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर भी देखा जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल ये भी है कि वहाँ पे चुनाव भी हैं, पाकिस्तान में माली हालत, आर्थिक स्थिति भी जो है वो ख़राब है और पाकिस्तान ने कहा है कि उनकी सीमा का जो उल्लंघन किया गया, उनके एयर स्पेस का, वो बिना उकसावे का हमला है। पाकिस्तान अब क्या इस क्षेत्रीय तनाव में एक तरह से खिंचा जा रहा है अपने एलाइज के ज़रिए ही? एक तो ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे भी देखा जा सकता है, चूँकि दोनों के बॉर्डर जो हैं ईरान और पाकिस्तान के, वो एक लंबी सीमा है वहाँ पे लगभग 1000 किलोमीटर की, जहाँ पे ये माइनॉरिटी सुन्नी ईरान में जो हैं वो रहते हैं। ये देखिए थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि भले ही ईरान जो है वो शिया बहुल है और पाकिस्तान जो है वो सुन्नी बहुल है, लेकिन दोनों देशों के बीच हमने देखा है कि लगातार तनाव रहे इस मसले को देखते हुए। लेकिन जहाँ तक हमास और इजराइल का सवाल है, वहाँ पर हमने ये देखा है कि ईरान जो है वो खुले तौर पर हमास का समर्थन करता रहा है। दूसरी तरफ हमने पाकिस्तान को भी देखा है कि वो फ़िलिस्तीन के साथ लगातार खड़ा है और इजराइल को नहीं मानता है। तो उस लेवल पर अगर हम देखें तो ये थोड़ा एक अलग सिचुएशन होता है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का और ईरान का सवाल है, तो ये निश्चित तौर पर रिश्तों में एक बहुत बड़ा धक्का ज़रूर है, जिसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही थी। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के रिएक्शन की हम बात करें तो अभी फ़िलहाल इससे ज़्यादा रिएक्शन की उम्मीद शायद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी मुश्किल हालात में है आर्थिक तौर पर। वो कई ऐसे आतंकियों को जिनको पनाह दे रहा था उनको जेल में डालने के लिए मजबूर हो गया। हाफिज़ सईद जैसे आतंकियों को FATF की रिपोर्ट के बाद और आर्थिक
आर्थिक संकट के बाद, क्योंकि उसको बाहर से मदद नहीं मिल रही थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी की अगर आप बात करें तो एक तरफ वो अंदर जो टेरर अटैक्स जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार करता रहा है, उससे निपटने में जुटी हुई है। और भी कई छोटे ग्रुप्स हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर पे हालात काफ़ी टेंस है, उनसे वो निपटने में जुटी हुई है। और तो और यहाँ तक कि राजनीति में उलझी हुई है, जो कि अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं, इमरान खान की पार्टी जो है PTI, उसके भी जो आरोप हैं वो पाकिस्तान सेना पर ही हैं। तो अभी खुद अपने अंदर काफ़ी कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, तो इससे ज़्यादा शायद ईरान के खिलाफ उम्मीद फिलहाल नहीं करनी चाहिए। जी, शुक्रिया आपका कादम्बिनी। जो पाकिस्तान ने इस समय अपनी प्रतिक्रिया दी है उससे ज़्यादा शायद उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, चाहे वो हम आर्थिक तौर पे देखें या राजनीतिक अस्थिरता देखें। बल्कि पाकिस्तान में लगभग 1 महीने बाद में चुनाव भी हैं और इसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान इस क्षेत्रीय तनाव में खिंचा चला आएगा या फिर क्यों इस समय ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया। क्या इनके जो एलाइज हैं पाकिस्तान और ईरान के अलग अलग देखें वो एक वजह है, शिया सुन्नी टकराव भी एक वजह हो सकती है। लेकिन हुआ क्या इनके पहले, ये जो अभी पाकिस्तान की सीमा में घुसकर ईरान ने हमला किया है उसके पहले भी क्या हुआ है। अब ईरान ये कह रहा है कि ये जो हमला है वो आतंकी गुट जैश ए अदल पर हमला है। तो एक ग्राफिक्स के जरिए हम देखते हैं कि जैश ए अदल पर ये जो हमला किया गया है वो है क्या। जैश ए अदल एक सुन्नी आतंकी गुट है जो कि 2012 में बना। इसकी पाकिस्तान में मजबूत मौजूदगी है तब से। ईरान सीमाई प्रांतों में पहले भी इससे उलझ चुका है, लेकिन मिसाइल और ड्रोन से पाकिस्तानी जमीन पर जैश अदल के ठिकानों पे हमला ईरान की नई आक्रामक नीति है। कहा जा रहा है कि पिछले महीने सिस्तान बलूचिस्तान में एक ईरानी पुलिस स्टेशन पर जैश अदल ने हमला किया था, उसका ये बदला भी हो सकता है। ईरान पाकिस्तान की सिस्तान प्रांत में 959 किलोमीटर लंबी सीमा है। यहां ईरान के अल्पसंख्यक शिया समुदाय रहते हैं। दोनों देशों में एक तरह से क्षेत्रीय टकराव या होड़ भी रही है, शिया सुन्नी टकराव भी रहा है, साथ ही अपने गठबंधनों की वजह से भी एक टकराव रहा है। हालांकि पाकिस्तान और ईरान के बीच कूटनीतिक रिश्ते रहे हैं, लेकिन यह हमला अकेले पाकिस्तान पे हमले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। एक बड़े क्षेत्रीय टकराव को समझने की जरूरत है। पाकिस्तान में हमले से पहले ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इराक के सेमी ऑटोनमस कुर्दिस्तान की राजधानी में 11 बैलिस्टिक मिसाइलें चलाई थी, जिसमें इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के ठिकानों पर हमला किया गया, इस्लामिक स्टेट पर हमला किया गया। ईरान ने कहा कि यहां पर ईरान के खिलाफ खुफिया जानकारियां इकट्ठा की जा रही थीं। इससे पहले ईरान ने सीरिया पर भी हमले किए, जिसे सीरिया में इजरायली हमले के जवाब के तौर पर देखा गया। ईरान की एक आक्रामक नीति इन दिनों नजर आ रही है। ईरान इन हमलों से क्या संदेश दे रहा है? इन हमलों से मध्य पूर्व में इजरायल गाजा युद्ध के बीच क्या आग और बढ़ रही है? इन आक्रामक हमलों या ये आक्रामक रुख जो है इसकी वजह क्या है? ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने हाल के सालों में क्षेत्रीय ताकतों के बीच अपनी स्थिति को मजबूत किया है। वो खुलेआम दावा करता है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस, तेल अवीव और हाइफा में इजरायली बेस उसके मिसाइलों की जद में हैं। इसके अलावा कुछ जानकार कहते हैं कि इन छोटे छोटे हमलों से ईरान अमेरिका और इजरायल को उलझाए रखना चाहता है। वो अभी भी जंग का विस्तार नहीं चाहता। ईरान अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है, उसमें वो अपने खिलाफ खड़े देशों से उभरते खतरे का जवाब भी दे रहा है और साथ ही एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन भी है। लेकिन क्षेत्रीय डायनामिक्स यहाँ की स्थिरता के लिए खतरा है, जहां परमाणु शक्ति, ईरान और पाकिस्तान के टकराव के अलावा अमेरिका और उसके सहयोगियों का हूती विद्रोहियों पर हमला, ईरान का सीरिया, इराक और पाकिस्तान पर टारगेटेड हमला एक चिंताजनक स्थिति पैदा कर रहा है। एक बड़ी चिंताजनक स्थिति यहाँ पे खड़ी हो रही है, जहाँ पे पहले से ही तनाव बना हुआ है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कई जानकार जुड़ रहे हैं। डॉक्टर तारा करथा हैं जो पूर्व निदेशक हैं सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, और MH सूरतवाला अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी ईरान। धन्यवाद आपका। हमारे साथ पाकिस्तान से भी मेहमान जुड़ेंगे, इम्तियाज आलम साहब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। MH सूरतवाला, ईरान के इस हमले को कैसे देखा जाए? सीरिया, इराक और अब पाकिस्तान की सरजमीन में हमला, ईरान के इस अग्रेशन, इस आक्रामक रुख का इस समय कारण? जी, पिछले 100 दिनों में जो वेस्ट एशिया के अंदर हालात हो रहे हैं, उन हालात को देखते हुए हमेशा ईरान, जो इनके मीडिया ने जिस तरह से इनके कमांडर्स और इनके जो अथॉरिटीज हैं वो ये कहती हैं कि इन हमलों को
जो फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान एक जंग चल रही है, अगर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाता है तो इसके नतीजे में ये जंग एक बड़े एरिया तक के फैलने का एक बहुत बड़ा डर है, जिसमें से यमन में हम लोग बाबुल मंदब के नजदीक देखते हैं, और इसके अलावा लुबनान में के जो नॉर्थ इसराइल और साउथ लुबनान का एरिया है, वहां पर भी ये मसाइल यानी बढ़ते जा रहे हैं, जंगी हालात, और हर रोज पहले के मुकाबले में आक्रामकता वहां पर बढ़ती जा रही है। ईरान के ऊपर हमेशा ये इल्जाम लगाया जाता है कि हुसी, हिजबुल्ला या हमास, इन लोगों को अगर कोई मदद करता है तो वो ईरान करता है। तो ऐसा माना जाता है कि मोसाद या जो दूसरी इंटेलिजेंस है वेस्टर्न, वो लोगों का ये मानना है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हिजबुल्ला, हमास और हुसियों को कमजोर करें, तो उसका एक जी। तरीका यह है कि जंग ईरान की जमीन पर होना चाहिए, जिसके लिए किरमान के हमले को देखा गया है। और इसी तरह सीस्तान में रास्क नाम की एक सिटी है, छोटी सी सिटी है, जहां पर जैशुल अदल, कि जिसको यहां पर जैशुल जुल्म के नाम से कहते हैं वो लोग, उसके हमले को हम लोग वहां सीस्तान में देखते हैं, ताकि ईरान को अपने इंटरनल एरिया और सिक्योरिटी में उलझा दिया जाए, ताकि वो दूसरों पर किसी तरह का हम यानी तो दूसरों की मदद न जी। करे, और जी नतीजे में वहां आपने उनका फ्रंट कमजोर हो। जी आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कही, इसी पे एक सवाल कि ये जो जैश अल अदल है ये लगातार हमले कर रहा जी है और इससे उलझता रहा है ईरान इस सीमा पे। तो इस वक्त जिस तरह की एक जी जी सर्जिकल स्ट्राइक या टारगेटेड अटैक देखा गया है पाकिस्तान की सीमा के अंदर, वो कैसे इस तनाव को और एस्केलेट कर सकता है, एक और इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। पाकिस्तान इसे अपनी एयर स्पेस का उल्लंघन के तौर पे देख रहा है, जो डिप्लोमेटिक रिश्ता वहां बना हुआ था वो उसमें दरार आ रही है, उसने अपने एम्बेसडर को वापस बुलाया है। तो सवाल ये है कि इस वक्त इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ये रिस्क, और ये उस एरिया में जहां तनाव पहले से ही है, ये क्या और तनाव वहां पे बढ़ेगा इससे? जी। मुझे लगता है कि जैसे कि रिपोर्टर ने भी अभी थोड़ी देर पहले इस नुक्ते की तरफ इशारा किया था, इस पॉइंट की तरफ, कि पाकिस्तान की अभी इंटरनल हालात को देखते हुए कि जो बहुत ज्यादा कशमकश के हालात का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है, ईरान की गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर ने, यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने और प्रेसिडेंट ने भी अलग अलग लेवल पर वहां की अथॉरिटीज से कांटेक्ट किया और कहा कि ये जो टेररिस्ट और आतंकवादी आपके एरिया में पाए जाते हैं और उनकी गतिविधि हमारी कंट्री के खिलाफ हो रही है, इनको किसी तरह से कंट्रोल में लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा कदम कि जिससे ये सेटिस्फाई हो सकते हो, ऐसा दिखाई नहीं दिया। तो यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 के, जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी कंट्री जी आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। इस वक्त शायद म्यूट हो गया है, आप एक दफा चेक करें अपने कनेक्शन को। डॉक्टर तारा, ये ईरान ने जो इस वक्त हमले किए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, टारगेटेड स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर, उसके पहले सीरिया में भी और उसके पहले इराक के कुर्दिस्तान में, क्या संदेश देना चाह रहा है ईरान? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, इस मामले में आई कैन नॉट ब्लेम ईरान, क्योंकि ये नगमा आपने कहा कि ये 2012 से हो रहा है, नहीं, ये 2000 से हो रहा है, फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स। जैश उल अदल के पहले एक जुंडुला था, उसके सक्सेसर ग्रुप से, तो ये कितने साल से चल रहा है। और ईरान हैज शोन, मतलब काफी पेशेंट हुआ है। इन्होंने काफी बार बोला है पाकिस्तान से कि प्लीज आप कुछ करो इसके बारे में, लेकिन ये लोग तो कुछ करते नहीं। अभी ये इस बार क्या हुआ है कि इनको फाइनली वापस एक, मतलब एक जवाब मिल गया जो थोड़ा सॉलिड है, तो अभी पाकिस्तान को कुछ करना ही चाहिए। अभी आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान की आदत है, वो चिल्लाते रहेंगे कि देखो सबके टेररिस्ट अटैक होते हैं, हम सब टेररिज्म में सफर करते हैं, लेकिन बात ये है कि उनके सॉइल से टेररिज्म आ रहा है। जब हम लोग उनसे कुछ कहते नहीं नहीं, हम दोनों को टेररिज्म का हम विक्टिम्स हैं, विक्टिम नहीं है। तो ये जैश उल अदल का एक अजीब सी एक चीज है, उनके जो ऑब्जेक्टिव है, ये नहीं कि उनको सेपरेट प्रोविंस चाहिए, ये कभी नहीं बोला है। तो उनको क्या चाहिए? और हाँ जी 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 डॉक्टर तारा, आप कह रही हैं कि ये तो हमले बहुत दिनों से चल रहे हैं और ईरान जो है वो काफी सब्र करता रहा है और अब ईरान ने जवाब दिया। पर एक बात इसमें कि क्या ये ईरान पाकिस्तान के बीच का टकराव तक ही रहेगा, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र इस समय एक युद्ध में घिरा हुआ है। मैं मध्य पूर्व की, मिडिल ईस्ट, माफ कीजिएगा, मैं वेस्ट एशिया की बात कर रही हूँ। इजराइल गाजा की युद्ध यहाँ पे चल रही है और एक तरह से खेमे बढ़ चुके हैं। अपनी अपनी एलाइज के जरिए भी टकराव को देखा जा सकता है, या ये ईरान और पाकिस्तान की जो टकराव है वो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी है? नहीं, नॉट रियली।
क्योंकि इस बार जो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर है, इट इज गार्डेड बाय फ्रंटियर कॉर्प। फ्रंटियर कॉर्प में काफी करप्शन होता है, तो उधर ड्रग स्मगलिंग, ये वो आपको याद है कुलभूषण यादव, जो जिस ये ग्रुप ने, हमें हमेशा ये सस्पिशन था कि इस ग्रुप ने उसको पकड़ के ले आया। इसके मतलब क्या है कि ये एक स्टेट कंट्रोल ग्रुप है, नहीं तो वो क्यों करेगा ऐसे। तो ये जब तक ये ऑपरेट कर रहे हैं उस बॉर्डर पर जहां पर फ्रंटियर कॉर्प पोस्टेड है, इसके मतलब है इनको कोई तो सपोर्ट कर रहा है ना। तो ये तो एक मतलब एक जी हाँ। लेकिन वो जो दूसरे हमले और हुए, ईरान की जो नीति है इस एरिया में वो क्या डॉक्टर तारा के हमने देखा इराक के कुर्दिस्तान में भी इन्होंने मोसाद के हेडक्वार्टर्स में हमला किया, उसके आईएस पे भी, उसके पहले सीरिया पे भी। कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स भी है ईरान की, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से। पर किस तरह ये अनफोल्ड हो रहा है यहाँ पे आप देखें तो यहाँ भी खेमे बटे हुए हैं, रूस है, चीन है, ईरान है, इधर अमेरिका है, यूरोप है, यूके है। तो अब ये जो एस्केलेट हो रहा है हमला, या और इसमें जुड़ जाए पाकिस्तान भी, अगर उसके एलाइज हैं, सऊदी अरब है, अमेरिका है, कैसे देखेंगे इसको? हाँ, इसमें सबसे एस्केलेशन ये है कि अभी यूएस ने एक ग्रुप बनाया है फॉर अगेंस्ट हुतीज। जो हुतीज अब कहते हैं कि ईरान सपोर्ट कर रहे हैं, हुतीज अटैकिंग सबके शिप्स को अटैक कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ इजरायली शिप को अटैक कर रहे हैं। तो इन्होंने एक कोलिशन बनाया है, लेकिन वो कोलिशन में मेजर स्टेट्स लाइक फ्रांस, स्पेन, इटली, ये लोग नहीं, मतलब दे डोंट वांट टू टेक पार्ट। तो ये जो व्हाट शैल आई से, सब लोग ईरान को तो डेफिनेटली कहते हैं कि वो एक टेररिज्म का उनका एक स्टेट पॉलिसी है। वो तो यूएस का पोजीशन है, सब कहते हैं कि ये ईरान, वो तो हम मान सकते हैं जी, दैट इज ट्रू। लेकिन मैं तो इस बात के पास कर रही हूँ कि अभी चारों तरफ ईरान को डेंजर हुआ है, कि चारों तरफ से लोग एक साथ आके एमएच सूरत वाला कह रहे थे कि ईरान की जमीन पे युद्ध हो जाए ऐसा चाह रहे हैं और भी देश, और ईरान उसको अपने वहां से बाहर करना चाहता है, और इसलिए वो छोटे हमले, जैसे अब सीरिया देखें, इराक देखें, अभी वहां पे भी हो रहे हैं। या क्या आपको लगता है, कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि ईरान इस जंग को बहुत फैलाना नहीं चाहता, लेकिन इजराइल अमेरिका को इसमें उलझाना जरूर चाहता है, तो इसलिए ये छोटे छोटे जंग उसकी सीमा के बाहर दिखाई दे रही है? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक ये भी हो सकता है कि ईरान को डिस्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब पूरा रेजिम चेंज करने का तो काफी साल से ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ये है, अभी ये की क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। उनको तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके मतलब आर्मी का एक लॉस ऑफ फेस हो जाएगा। एट द सेम टाइम एज द जेंटलमैन सेड, जी हाँ जी, आप सही कह रही हैं कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। मैं सूरत वाला इस समय पाकिस्तान की लेकिन जो स्थिति है उसमें कुछ कर सकता है, इससे ज्यादा ये मुमकिन नहीं लगता। उनके यहाँ चुनाव भी हैं और उनकी अपनी आर्थिक हालत भी ठीक नहीं है, और ईरान और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उससे इस पर तो असर पड़ा। अब पाकिस्तान ने वापस बुला लिया अपने एम्बेसडर को। लेकिन पाकिस्तान की एमएच सूरत वाला से पूछ रही हूँ मैं, एमएच सूरत वाला, आप सुन सकते हैं हमें? जी मैं सुन रहा हूँ जी। पाकिस्तान उसके अंदर, इस मसले के अंदर अपना रिएक्शन क्या दिखाएगा? मुझे लगता है कि सिर्फ डिप्लोमेटिक, ये इसका मैक्सिमम रिएक्शन पॉसिबल था जो उसने अब तक के दिखाया है, और ये राजदूत वाली जिसकी बात की तरफ आपने इशारा किया है। रही ये बात कि वो कुछ हमला कर पाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है, और जो लोग इस एरिया को अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, सिस्तान बलूचिस्तान बॉर्डर और पाकिस्तान के उस एरिया को, वो लोगों का भी ये मानना है कि पाकिस्तान इस तरह से कोई अटैक करने की हालत में नहीं है, क्योंकि उनके इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनल मसाइल में वो बहुत ज्यादा गिरफ्तार हो चुका है और उलझा हुआ है। और ये कि पाकिस्तान की तरफ से ये जैशुल अदल, के जिसको यहाँ जैशुल जुल्म भी कहते हैं, इन लोगों की हिमायत और इनकी मदद, ये वो मैटर और एक चीज है कि जो हमेशा से महसूस है, और गवर्नमेंट ने यहाँ पर हमेशा उसके ऊपर ऑब्जेक्शन जताया था ईरान की, लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस कदम कभी नहीं उठाया गया। तो रीगी नाम का जो इनका कमांडर था, आज से कुछ साल पहले, जी मैं बोल सकता हूँ, ये जो रीगी जैशुल अदल का हेड था, आज से कुछ साल पहले दुबई से वो ईरान के एक पड़ोसी मुल्क में जा रहा था। जब वो प्लेन ईरान के एयर स्पेस में आता है, तो ये लोगों ने इस वजह से कि पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को न बिगाड़ा जाए और किसी आक्रामकता या हमले के जरिए से उसका जवाब न दिया जाए, उसके टेररिस्ट अटैक का, उसको प्लेन से उतरवा दिया था। यानी प्लेन को रुकवाया और रुकवाने के बाद उसको बाहर निकाला और ये बताने की कोशिश किया था कि हम नहीं चाहते हैं कि कंट्रीज के रिश्ते आपस में खराब हो।
लिहाजा सिर्फ हम टेररिस्ट को पकड़ना चाहते हैं, और उन्होंने रीगी को पकड़ा था इस तरह से। जी, लेकिन अब जो हालात बने हैं उसमें आपने कहा कि जो सब्र दिखाया था ईरान ने वो अब मुमकिन नहीं है। शुक्रिया आप दोनों का। एक ज़रूर लेकिन ये स्थिति है कि पाकिस्तान अभी रिटेलिएट कितनी करने की हैसियत में हो या नहीं हो। जिस तरह अमेरिका और उसके सहयोगियों का हुती विद्रोहियों पर हमला है, या फिर ईरान का इराक, सीरिया और पाकिस्तान पर टारगेटेड हमला है, वो एक चिंताजनक स्थिति यहाँ पे ज़रूर पैदा कर रहा है। एक ब्रेक लेंगे 5 की बात में और आगे दिखाएंगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक भयावह हादसा। मणिपुर के मोरेह में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। सूत्रों के मुताबिक तो जो ताज़ा हिंसा है उसमें राज्य पुलिस के एक कमांडो की मौत हो गई है। यहां आज सुबह से ही सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच फायरिंग हो रही है। राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक ताज़ा हमलों में संदिग्ध उग्रवादी भी शामिल हैं। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक हथियारबंद व्यक्ति सुरक्षा बलों के एक ट्रक को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। मोरेह में कर्फ्यू के बावजूद स्थानीय लोग 2 लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में धरने पर बैठे हैं। इन दोनों युवकों को एक पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी वहां से और इस ताज़ा हिंसा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पहले भी हमने देखा इस साल के शुरुआत में ही, इस साल के पहले दिन में ही मोरे में वहाँ पे संदिग्ध उग्रवादी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके बीच झड़प हुई थी। इसके बाद ऐसे झड़प के सिलसिले चलते रहे। तो आज जो खबर हमें लग रही है कि और एक एक्सचेंज ऑफ फायर में एक मणिपुर पुलिस के कमांडो का निधन हो गया है। और जो खबर पुलिस सूत्रों के पास से हमें मिल रही है कि कुछ और भी सुरक्षाकर्मी इसमें घायल हुए हैं, उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है मोरे से राज्य की राजधानी इम्फाल में। और इसके साथ साथ आज केंद्रीय गृह मंत्रालय को मणिपुर सरकार ने एक अर्जेंट मैसेज, एक रिक्वेस्ट भेजी है कि और भी एयर सपोर्ट मतलब हेलीकॉप्टर्स दिया जाए, क्योंकि मोरे में अब और भी सुरक्षा कर्मियों को एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत है। मोरे में पिछले 2 हफ्तों से हमने देखा है कि वहाँ पे जो कुकीज़ो समुदाय के जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं वो इस बात से नाखुश हैं और इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। उनकी डिमांड ये रही है कि सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस ही सिर्फ मोरे में रहे, और इसको लेके एक टेंशन वहाँ पे बनी हुई है। और इसके बाद आज और एक जो कुकीज़ो सिविल सोसाइटी की तरफ से एक खबर हमारे पास आ रही है, जिसकी अभी तक राज्य सरकार ने पुष्टि नहीं की है कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के व्हीकल द्वारा कुछ लोगों को चोट भी आई है। तो उस बात की पुष्टि नहीं हुई है। मगर दूसरी तरफ अगर देखें, कल से ही मोरे में कर्फ्यू चल रहा था। 2 दिन पहले मोरे में जो स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया था, वो दोनों ही ट्राइबल समुदाय से हैं। और पुलिस का ये दावा है कि ये दोनों इन दोनों में एक ऐसे संदिग्ध हैं जो कि इसके पहले जो पुलिस के ऑफिसर थे, एसडीपीओ जो थे वहाँ पे मोरे में, उनको जो एक अटैक में उनकी निधन हुई थी, और उस केस के संदर्भ में इन लोगों को हिरासत में लिया गया। और इसके बाद से ही तनाव वहाँ पे बढ़ता रहा, क्योंकि जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं उन्होंने इनकी रिलीज की डिमांड की है। और सिर्फ मोरे ही नहीं, जो कुकीज़ो समुदाय के डोमिनेटेड इलाके हैं जैसे कांकोपी और चूराचांदपुर, वहाँ पे भी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये जो अरेस्ट हुए हैं। मगर राज्य सरकार का ये दावा है कि एक पुख्ता इनपुट्स के ऊपर ही पुलिस ने कार्रवाई की है और इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। मगर आज सुबह जिस तरह से फिर से वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और एक सुरक्षाकर्मी उसमें की मौत भी हुई, कुछ लोग घायल भी हैं, इनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इसके मद्देनजर अब रीइंफोर्समेंट भेजी जाएगी मोरे में, ऐसा पुलिस के सूत्रों से पता चल रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग भी अब कर रहे हैं इम्फाल में स्थिति का जायजा लेने के लिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत ये पूछताछ हो रही है। इस मामले में सीबीआई ने
2004 से 2007 के दौरान भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं को लेकर केस दर्ज किया था। पीएमएलए का मामला सितंबर 2016 में हरियाणा पुलिस की एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक कई किसानों ने और जमीन मालिकों ने आरोप लगाया था। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन करीब आ रहा है, उससे पहले आज प्रतिमा को मंदिर के परिसर में लाया गया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक जल यात्रा, तीर्थ पूजन, कुमारी सुवासिनी पूजन, वर्घिनी पूजन, कलश यात्रा और भगवान राम की मूर्ति का मंदिर परिसर में भ्रमण होगा। मुख्य यजमान अनिल कुमार मिश्रा आज सुबह अयोध्या के विवेक सृष्टि भवन पहुंचे, जहां मूर्ति तैयार की गई है। मूर्ति को कड़ी सुरक्षा में मंदिर परिसर ले जाने के लिए सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। रामलला की मूर्ति वाले ट्रक को अपने सुरक्षा घेरे में लेकर यूपी पुलिस का काफिला राम मंदिर परिसर पहुंचेगा। इससे पहले देर रात तक एक ट्रक को फूलों से सजाया गया और क्रेन की मदद से भगवान राम की प्रतिमा को उस सजे धजे ट्रक पर रखा गया है।